हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फटाफट से हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्लास 12 का है और हम देखने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स का। समय यहाँ पे 3 घंटे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे और जो टोटल नंबर है वो 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्या है। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वक्र के संसाधनों में के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग को दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन हमारा है समो समोत्पाद रेखा, मूंग वक्र या कुल उत्पाद वक्र, या एक और ऑप्शन है यहाँ पे हमारा उत्पादन उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध विशिष्ट अर्थशास्त्र से है। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, या देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो, या एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है, या एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला तीसरा या चौथा सही है, ये तीसरा या चौथा ये तीनों सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, या दूसरा चौथा सही है, या पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि जो पहला है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये, और एक देश में वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ती है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापा जा सकता है, ऑप्शन है हमारा किलोमीटर, लीटर, ग्राम या रुपया। तो यहाँ पे हमारा थर्ड का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि रुपया। किसी का जो उपयोगिता है, ठीक है, उसको कैसे मापा जा सकता है, तो ये रुपये से, यानी रुपये से मापा जा सकता है उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी, तो उस वस्तु की मांग होगी। ऑप्शन हमारा पूर्णतया लोचदार, या लोचदार, या शून्य लोचदार, या इकाई लोचदार। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड, यानी बी, लोचदार, इलास्टिक। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि एक उपभोक्ता का अधिमान अधिमान एक दृश्य होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के से निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे A3 4, B6 7, या C 1 2, या D 5 2। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे सही होगा कौन सा, ए बी सही है, या AC सही है, या AD सही है, या BD सही है। यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ का जो आंसर है वो जाएगा C, यानी कि A और D सही है, A और D होगा। ठीक है, आंसर इसका। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है। पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर चाय, कॉफ़ी, कलम, स्याही, कलम और जूते, या रसगुल्ला और गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमारा 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, यानी कलम और स्याही, पेन और इंक क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। एक वक्र का आकार होता है, ऑप्शन नंबर एक सरल रेखा यू आकार का, या अति परलव्य, या उल्टे यू आकार का, यू आकार का, या उल्टे यू आकार का। तो यहाँ पे हमारा जो 6 7 का जो आंसर है उसका हो जाएगा बी, यानी यू यू का आकार का होता है, यू शेप्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में आदि यदि साधनों को दुगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। ऑप्शन हमारा 4 गुना, 1 गुना, 2 गुना, या 3 गुना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 गुना होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित चित्र में आयत OABC का एक क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। जो आयत हमारा है OABC, ये क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिया है कुल लागत, औसत लागत, या औसत स्थिर लागत, या कुल स्थिर लागत। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल स्थिर लागत को ये दर्शाता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फार्मों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 2 एक, अल्प या अत्यधिक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अत्यधिक होती है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म में संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन हमारा एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम आर वक्र एम सी वक्र को ऊपर से काटे, या एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम आर वक्र एम सी वक्र को नीचे से काटे, या एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम सी वक्र एम आर वक्र को ऊपर से काटे, या एम आर इक्वल टू एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, एम आर वक्र को नीचे से काटे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्या हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि एक फार्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी। तो वस्तु की फीसदी क्या होगी। इफ़ द क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीज बाय 15% ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय फिल्म, देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। ऑप्शन हमारा पूर्णतया लोचदार, इकाई लोचदार, या शून्य लोचदार, या लोचदार। यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा लोचदार, यानी इलास्टिक। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन हमारा कथन है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फार्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है, या किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फार्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा है पहला कि सही सही ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए गलत है लेकिन आर सही है। दोनों ए और आर सही तथा आर आर की सही व्याख्या है, आर की सही व्याख्या दोनों ए और आर सही तथा आर की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर है वो 13 का हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ए और आर सही है तथा आर की व्याख्या सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, संतुलन कीमत में कमी होती है, संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है, संतुलन कीमत शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा एक कि संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। इक्विलिब्रियम प्राइजेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है। व्हेन विल विद सिचुएशन ऑफ एक्सक्यूज डिमांड राइज। व्हेन ऑप्शन डी इक्वल टू एस, या एस डी, या डी एस एस ग्रेटर देन डी, या डी ग्रेटर देन एस, या डी माइनस एस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डी जो ग्रेटर देन किसके होता है, एस की। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन हमारा है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, या सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, या श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं। तो यहाँ पर 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा पहला कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य के करने को इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। तो यहाँ पे आपको बताना कि बेरोजगारी की दर क्या होगी, परसेंटेज बताना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2%, 10%, 5%, या 20%। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर है वो जाएगा 5%। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की अर्थशास्त्र की परिभाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र की जो व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन हमारा शेयर का क्रय, जमीन का क्रय, या बीमा योजना में मुद्रा खर्च करना, या पूंजीगत वस्तुओं की स्टॉक में वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा जो 18 का जो आंसर है हो जाएगी डी की पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल के कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा होता है। इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज टेक्स प्लेस इन टू सेक्टर्स, मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऑप्शन हमारा फर्म से फर्म की ओर, परिवार से फर्म की ओर, या परिवार से परिवार की ओर, या फार्म से परिवार की ओर। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर वो हो जाएगा परिवार से फार्म की ओर, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म।
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है। ऑप्शन हमारा है द जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय या व्यक्तित्व आय यानी पर्सनल इनकम। जो 20 का जो हमारा आंसर है उसका हो जाएगा व्यक्तित्व आय। क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। ऑप्शन हमारा चेक बुक, बंद पत्र, डिमांड ड्राफ्ट या मुद्रा। तो यहाँ पे 21 का जो हमारा आंसर हो जाएगा मुद्रा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि बाजार दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन हमारा मुद्रा की नकद मांग में वृद्धि होती है, मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है, मुद्रा की नकदी मांग अपरिवर्तित रहती है, मुद्रा की नकदी मांग शून्य हो जाती है। तो हमारा 22 का आंसर हो जाएगा बी यानी मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं। निम्न कूटा का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे आपको इसका सही विकल्प चुनना है, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे है कि बैंक दर में कमी या प्रतिभूतियों की बिक्री या कोष अनुपात में कमी, या यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारा तीनों तो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कि ऑप्शन में हमारे ए और बी, बी और सी या ए और सी या ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर है 23 का वो हो जाएगा सी यानी कि ए और सी दोनों सही, ए और सी ये दोनों सही, कोष अनुपात में कमी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है। किस कर को कागजी कर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ पेपर टैक्स। ऑप्शन है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर या सीमा शुल्क। तो हमारा 24 का जो आंसर हो जाएगा सी यानी संपत्ति कर को क्या कहते हैं, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स को क्या कहते हैं, पेपर टैक्स, ठीक है। सुबह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन हमारा उत्पाद कर या निगम कर या सेवा कर। तो 25 का जो हमारा है आंसर वो हो जाएगा निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स। सुबह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको एमपीसी का मान बताना है, ठीक है। ऑप्शन हमारा एक से अधिक, एक या जीरो से कम। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा जीरो। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की निम्न में से समग्र मांग का एक घटक है। मांग का एक घटक ऑप्शन हमारा उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निवल निर्यात या वित्तीय संपत्तियों पर व्यय। 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी यानी कि वित्त संबंधित पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है यानी कि है कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारा कि सीमांत की उपभोक्ता प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति, गुणक या सीमांत की औसत प्रवृत्ति। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा गुणक यानी मल्टीप्लायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की विदेशी विनिमय दर क्या है। व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ऑप्शन नंबर वस्तु में कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत या मुद्रा की वस्तु में कीमत या देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। तो यहाँ पे हमारे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मुद्रा की वस्तु में कीमत, प्राइस ऑफ द मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्स। बाजार संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन। तो 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापार संतुलन। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा। तो गाइज अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।